नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं इस सीरीज़ में हम यूपी पीसीएस के पिछले 34 सालों के पीवाईक्यू के माध्यम से महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कंसेप्ट्स और तथ्यों को तैयार कर रहे हैं। इनका महत्व भी आपको पता है क्योंकि मैं लगातार सबूत दिखा रहा हूँ कि यहाँ से कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। अभी बहुत कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम को। इस सीरीज़ की सारी नोट एडवांस में आपको दे दी गई है ताकि आप जल्दी से तैयार करके बार बार इनका रिवीजन कर लें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए। आपको सीरीज़ के अलावा जितनी भी नोट्स मिल रही हैं वो सब मिल जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम 1996 के प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ लेना चाहते हैं तो मुझसे पहले प्रश्न का उत्तर खोजिए। आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहेगा। ठीक है, इससे कैसे लाभ होगा, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब मैंने पहले बताया है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शंस हैं, 52वां संशोधन या जन प्रतिनिधित्व कानून या 42वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। सोच लिया आपने? अब चलिए इन तथ्यों को देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले ये वर्ष ध्यान में रखना है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये संशोधन या फिर कोई योजना आई थी, कोई भी बड़ी घटना हुई थी, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। जैसे अगर आपको जल्दी से खोजना है तो यूपीएससी का 2019 का पेपर आप देखेंगे, 2 प्रश्न आपको मिलेंगे ऐसे। ठीक है, पीसीएस में तो आते ही रहते हैं। तो ये एक लाइन में 3 तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें हैं? इसमें प्रावधान ये है कि अगर कोई सांसद या विधायक, ध्यान रखिएगा ये अलग अलग नहीं है कि कोई सांसद है तो दल बदल अलग तरीके से लागू होगा या विधायक है तो उस पर अलग तरीके से लागू होगा। ये दोनों पे एक जैसा लागू होता है। ठीक है, तो वो दल बदल कर ले, एक दल से चुना गया था दूसरे में शामिल हो गया, या फिर पार्टी ने ही उसे निकाल दिया, किसी जो भी उसकी गतिविधियां रही हों, शक रहा हो पार्टी को या पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया हो तो दल ने निकाल दिया। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्दलीय चुनकर आया था और 6 महीने के अंदर वो किसी दल में शामिल हो जाता है, किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है, तब वो अपनी सदस्यता गंवा देगा, उसके योग्य नहीं रहेगा। ये मेन बात थी। और भी चीज़ें हैं, हमने जो नोट्स दिए आपको पढ़ाया भी है कि दल बदल किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। कई सारी बातें हैं उसमें। फ़िलहाल आगे भी लेक्चर आएगा उसमें पूरा पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल ये मेन बात थी। एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा खेल है। फ़िलहाल जो शुरू में जो अधिनियम बना था, संशोधन किया गया था, तो उसमें ये ऐसी व्यवस्था थी कि अगर दल बदल होता है और किसी पार्टी के 1/3 सदस्य दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो ठीक है, मतलब इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। अब आपको ये बताना है कि क्या वर्तमान में इसमें कोई बदलाव किया गया है, और किया गया है तो कौन सा बदलाव है, किस कानून के तहत, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन आएगा इसका और मैं दिखाऊंगा, फिर उसकी व्याख्या भी करूंगा। फिलहाल ये आपके लिए एक तरह से कहिए होमवर्क है, इसके बारे में पढ़िए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? सेम इसी तरह से क्वेश्चन सेम पैटर्न पे यूपीएससी ने भी पूछे थे। 1996 में हम हैं और जो यूपीएससी का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से 2010 के बाद ही ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो ऐसे खेल चलता रहता है। यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस पीसीएस में आते रहते हैं, पीसीएस के कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको जटिल लगा होगा लेकिन अब नहीं लगेगा। कांग्रेस सरकार 25 वर्षों तक संशोधन द्वारा निरंतर अनुच्छेद 31 को कुतरती रही, ये किताबी भाषा है, किंतु जनता सरकार ने भाग 3 में मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कई बार आपको दिखेगा इस सीरीज़ में, ये संशोधन भी और ये वर्ष भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
अब यह एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति किसी लोक अधिकारी द्वारा, सीधा सीधा कहें कि सरकार द्वारा, बिना किसी विधिक अधिकार या क्रिया द्वारा निमित्त प्रदत्त शक्ति के आधिक्य में लाई जाती है, तो अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय से शीघ्र उपचार नहीं मिल सकेगा। ये सब जो शब्द हैं थोड़े से कठिन आपको लग रहे होंगे, उनको छोड़िए। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ज़मीन ले ले किसी की, ठीक है, ज़बरदस्ती ले ले या किसी कानून के तहत ले ले, तो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। मूल अधिकारों में क्या था कि अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके लिए भाई बाकी चीज़ें उनके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 32 के अधीन अब ये नहीं रहा, उसके तहत आप जाके सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। कानून है इसके लिए। आपको ऐसा नहीं है कि सरकार हरास करेगी, आपकी ज़मीन ले लिया और कोई उपचार नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मूल अधिकार के रूप में आप इसे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 300 क अब ये भी पूछा गया है, इसके अधीन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। उसे अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में या साधारण वाद द्वारा उपचार की खोज करनी होगी। इस तरह से धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता या जीवराज मेहता? आपने अब तक पढ़ा है कई बार, मुझे पता है आपने सही उत्तर सोचा है। ये मैं फिर से बताऊं, पंचायती राज हर बार पूछा जाएगा किसी न किसी एंगल से। फिलहाल आपका उत्तर सही है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया था। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो ध्यान रखना है। बाकी आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश इन्होंने की थी। कई समितियां बनी हैं। कुछ समितियों ने कहा था कि 2 स्तर पे हो, कुछ समितियों ने कहा था कि 3 स्तर पे हो। ये सारी बातें हमने डिटेल में पढ़ी हैं, नोट दी गई है आपको। 1957 में समिति ने अपनी सिफारिश पेश की। विभिन्न राज्य अधिनियमों के निबंधनों के अनुसार पंचायतों का गठन और विभिन्न राज्यों में अलग अलग इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। साधारणतः ऐसा होता है कि पंचायतों का निर्वाचन गांव के सभी वयस्क नागरिक करते हैं, ठीक है। पंचायतों को सिविल प्रशासन की शक्ति दी गई है। कभी कभी पंचायत के कंसेप्चुअल भाग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 200 रुपये तक की न्यायिक दंड का अधिकार पंचायतों को है। संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भारत के समस्त गांवों के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप बताइए कि ये डीपीएसपी के तहत है क्या? नीति निर्देशक तत्व जो हमने पढ़ा है उसके तहत है। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं, आप गेस कर लेंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो ये संविधान संशोधन जो अधिनियम थे, इन्हीं के द्वारा स्वायत्त शासन की व्यवस्थाएं की गई हैं, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ये जो 73वां संशोधन है ये गांव में प्रशासन की बात करता है। 74वां संशोधन जो है वो शहरों में स्थानीय शासन की बात करता है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? मूल अधिकार से प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? सोच लिया आपने? चलिए, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा हाल ही में, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में? अर्थात ऐसा राज्य जहाँ सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। पंथ निरपेक्ष राज्य इस विचार पर आधारित होता है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के संबंध से नहीं। यानी कि अगर 2 व्यक्ति आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं और बीच में झगड़ पड़े या कैसे वो एक दूसरे के साथ रहें कि एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं, तो ये व्यवस्थाएं देखने के लिए सरकार है। लेकिन एक व्यक्ति किसे ईश्वर मानता है,
कैसे उनकी पूजा करता है, इसमें सरकार का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि अपवाद भी है कि अगर कोई बलि चढ़ाए, अगर कोई पूजा पाठ ऐसे करे कि दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो सरकार इसमें व्यवस्था करती है, कानून बनाती है, रोक लगाती है। ठीक है, आगे, यह संबंध व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक, ये भी आप ध्यान रखिए, पूरा सेट 25 से 28, सभी उपबंधों द्वारा सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए संविधान में उपबंध किए गए हैं। क्या कहा गया है? भारत का कोई राजधर्म नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके मतलब ऐसा घोषित किया गया कि हमारा राज, जैसे पाकिस्तान है, हमारा राजधर्म इस्लाम है, तो उन्होंने अपने आप को एक खास धर्म से जोड़ा है। हमारे देश ने, भारत ने किसी एक धर्म को अपने देश का धर्म नहीं बताया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब आते हैं इतिहास पर। इतिहास में है प्राचीन भारत। पहले आजीवक संप्रदाय किसने स्थापित किया था? मेरे ख्याल से आप जानते हैं, आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गोशाल, उपाली। इसका सही उत्तर है मक्खली गोशाल। ये पहले महावीर के शिष्य थे, बाद में मतभेद हो गया और फिर उससे अलग होकर के महावीर की जो संस्था आप कहिए या उनका जो भी संघ था, उससे अलग होकर इन्होंने आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसका मत नियतवादी था, भाग्यवादी था। ठीक है, इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आजीवक संप्रदाय की मान्यता थी। ठीक है, मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान गोशाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। तो वो जो भाग्य की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर है, उनका कहना है कि भाई प्रकृति ने ऐसा बना रखा है, भाग्य के अनुसार जो हो रहा है हो रहा है। ठीक है, तो उसे हमें मान के चलना चाहिए, उस हिसाब से जीना चाहिए। आज भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सब कुछ भाग्य भरोसे है, कुछ भी हमें अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिनकी व्याख्या नहीं दी जा सकती कि यार ये कैसे कैसे हो रहा है, और कुछ बातें ऐसी साफ साफ होती हैं कि हमारे ही कर्मों का परिणाम होती हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं हर बात में कि अति में ज़्यादा नहीं जाना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये अब तक इसी सीरीज़ में कम से कम 1-2 बार तो देख ही चुके हैं हम लोग। शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, या फिर खुदाई से जो प्राप्त हुई चीज़ें हैं, या ये सब? बताइए। प्रमुख स्रोत पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसका जो उत्तर है वो पुरातात्विक साक्ष्य ही है। बाकी चीज़ें भी मिली हैं, लेकिन उनके आधार पर हम बहुत कुछ नहीं जान सकते। जो लेख मिले हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो उसका हम क्या करें? उससे हमें कोई जानकारी तो मिलती नहीं है। तो ऑप्शन में ये सारी चीज़ें देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई मिला तो है, लेख मिले हैं, कुछ लिखा हुआ है, लिखा है, पढ़ नहीं पाए ना अभी, तो लिखे रहने दीजिए। फिलहाल जो भी हम जानते हैं, जो भी कहानियाँ हमने बनाई है, वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बनाई कि ऐसा समाज होगा, वो लोग ऐसे रहते होंगे। ठीक है, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। बाकी 2 प्रसिद्ध व्यक्ति थे पुरातत्व शास्त्री, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक तरह से कहें कि खुदाई की और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चली। तो ये आगे पूछा गया, थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल बताइए कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ये हड़प्पा काल के ही स्थल हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। कभी कभी हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो सब सही सही लगता है कि यार पढ़ा तो है सब, ये कालीबंगा, लोथल, रोपड़ सब पढ़े हैं, और ये राज्य भी हैं कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब यहाँ भी है। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका एक उपाय ये है कि एकदम बढ़िया से आप ट्रिक लगा के, कोई इमेज दिमाग में बना के, तब इन चीज़ों को याद करिए, रटिए, तो फिसलेगा नहीं, कन्फ्यूजन कम होगी। ठीक है, फिलहाल देखिए आपने सही उत्तर पकड़ा है कि नहीं।
कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान के गंगानगर जिले में है। ठीक है, वहाँ घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। 1 मिनट रुकिए। हाँ, बाकी किस व्यक्ति ने इसकी खुदाई करवाई थी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे संदर सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से इसके पूर्वकालीन स्तर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये पूछा जाता है। आगे आप देखेंगे कि मिलान करने में दे दिया जाएगा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यहाँ जालीदार खुदाई का नमूना प्राप्त हुआ है। नॉर्मली आप देखेंगे खेत, अगर आप गांव में रहे हैं तो खेत ट्रैक्टर एक बार ऐसे गया, ऐसी नालियाँ बन गई, फिर वो घूम के ऐसे ऐसे जुताई करेगा तो फिर जो है ऐसे ऐसे नालियाँ बन जाती हैं, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लगभग वैसे ही हल से जुताई हुई होगी, ट्रैक्टर तो होगा नहीं उस समय, था ही नहीं क्या, इसमें गेस करने वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह के नमूने प्राप्त हुए। यहाँ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें भी होता है कि एक तरह से खास तरीके से जुताई की, फसल हमने बोया और उसमें एक पैटर्न बन गया है, फिर हमने बोया, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो ये मिला हमें। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन किस नदी के किनारे है। लोथल से बहुत सारे प्रश्न आपको दिखेंगे, गुजरात में है, अहमदाबाद ज़िले में है। भोगवा नदी आप याद रखिए, भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खुदाई किस व्यक्ति ने की थी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप कहिए एक तरह से बंदरगाह मिला है, वो जगह था, वहाँ से जो है नाव वहाँ रुकती थी, वहाँ पे लोग बैठते थे, अपना सामान लेके जाते थे, इधर अरब के देशों से व्यापार करते थे, व्यापारी वहाँ से भी आते थे। ठीक है, तो कभी कभी गोदी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, कभी बंदरगाह शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तो कभी गोदीवाड़ा इस्तेमाल किया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये ध्यान रखिए। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पे है। इसकी खुदाई किस व्यक्ति ने कराया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। मुझे पता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बस फिर भी आप गेस करिए, अपने तरफ से उत्तर गेस करिए और फिर मैं आपको ले चलता हूँ सही उत्तर की तरफ। इतिहास का विभाजन जो है वो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास, इन 3 भागों में किया जाता है नॉर्मली। अब यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अलग से अगर पूछ लिया जाए कि इसका क्या मतलब होता है या यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रहना चाहिए। प्रागैतिहास से मतलब है उस काल से जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, चित्र मिल गया, गुफाएं मिल गई, इस तरह से कुछ चीज़ें मिली हैं। आद्य इतिहास वह है जिसमें लिपि तो है, लिपि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है, समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या गया है। ठीक है, और इसी से इनका कोई मतलब इस आधार पर ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उस समय क्या चल रहा था। ठीक है, जहाँ से लिखा हुआ इतिहास हमें मिल रहा है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल के बारे में जो भी हम जानते हैं ऋग्वेद में और बाकी वेदों में लिखे गए बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद से बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे आपको जिसमें बातें लिखी गई हैं समाज के बारे में, राजाओं के बारे में, तो ये ऐतिहासिक घटनाएं हो गई। लेकिन जो इससे परे हैं, जिनको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके बारे में लिपि भी नहीं है, उनको अलग अलग नाम दे दिया। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक हो गई जिसमें पत्थरों के साक्ष्य मिले हैं, और सिंधु और वैदिक सभ्यता आद्य इतिहास के अंतर्गत आते हैं। वैदिक में प्रारंभिक वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के ऐतिहासिक काल, मतलब 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। और सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। या फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। या ऐसा है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या फिर ये सब फालतू की बातें सही नहीं है, बताइए। देखते हैं आपने क्या चुना है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाज कोई, बगोज कोई ऐसे लिखा जाता है, यहाँ बोगज कोई हो गया, तो यहाँ से अभिलेख मिला है। इसमें वैदिक देवता, ये यूपीएससी ने पूछा है, ध्यान रखिएगा, वैदिक देवता मित्र, अरुण,
इंद्र और नासत्य, इन 4 देवताओं की बात की गई है। नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहते हैं। इनका उल्लेख वहाँ मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। किस अभिलेख में? बोगाज कोई या बोगज कोई, ठीक। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीयों के संबंध में बोगज कोई मतलब संबंध जो थे वो बोगज कोई तक थे। एक्चुअली ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उसी रास्ते से आर्य आए थे, बसे ही होंगे वहाँ पे, ठीक है। यह सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में 2 कबीलों खत्ती और मितन्नी, इनके बीच संधि की बात की गई है। संधि हुई थी, ठीक। उस संधि की शर्तों की रक्षा के लिए इन उपरोक्त देवताओं को साक्षी बनाया गया था कि देखिए सर, हम आपको साक्षी मानकर संधि कर रहे हैं। तो जब आप वैदिक चीज़ों के बारे में थोड़ा और बहुत जानेंगे तो देवताओं को इस रूप में भी दिखाया जाता है कि हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसे दिखाया गया है कि हम आह्वान कर रहे हैं उनको तो आएंगे, हमारे लिए ये करेंगे। तो ये बात है, उनको साक्षी बनाया गया। ज्ञातव्य है कि इन देवताओं में ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि का उल्लेख नहीं है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? जो भिक्षु संघ में रह रहे हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, किस में है वो? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभागा शास्त्र में? बौद्ध धर्म आप जानते हैं यूपीएससी का फेवरेट है, खूब पूछा जाता है, पीसीएस में भी आता है और इनसे लेकर के यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग तरीके से। फिलहाल देखें, आपने सही सोचा कि नहीं? बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो 3 पिटारियों या फिर पिटकों में प्राप्त होने के कारण उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। आगे चलकर महायान की कुछ चीज़ें दिखेंगी। जो नोट आपको दी गई है टॉप 300 में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया था। बौद्ध धर्म का है, संस्कृत में लिखा गया है, और भी हैं। फिलहाल जो ज़्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली में लिखे गए हैं। ओके। अभिधम्म पिटक, इनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ है। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये थोड़ा ऊपर चला गया इधर, ठीक है। विनय पिटक में, इसको मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और विधियों की बात की गई है। किसमें? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या कहा गया है? जो दार्शनिक बातें की थी भगवान बुद्ध ने, उनका संग्रह विनय अभिधम्म पिटक में किया गया, ठीक है। और एक बच गया सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों की बात की गई है, उनको संग्रहित किया गया है। पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए कि भाई किस पिटक में कौन सी बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, बताइए, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और डी है, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बहुत नज़दीकी हैं सारे कथन। अगर आपने अच्छे से समझा है इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से उत्तर खोज लेंगे, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए बौद्ध धर्म जैन धर्म के लिए भले ही आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो टॉप 300 नोट दी गई है आपको यूपीएससी वाले में, उसे आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही अलग अलग जितने भी सोर्सेज उपलब्ध थे उन सब को पढ़ने के बाद बनाया था। बहुत संक्षिप्त में है, लेकिन कुछ भी छूटता नहीं है वहाँ से, कोई भी फैक्ट छूटा नहीं है। मतलब अब कोई अपवाद है, बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया कोई, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं लगभग सब लगातार मैं सबूत दिखा ही रहा हूँ आपको। फिलहाल जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, तो जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या और शरीर के त्याग का आदेश देता है। बौद्ध धर्म आत्मा के आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, वही महावीर आत्मा में विश्वास करते हैं। एक बार मैंने क्लियर किया था, लेकिन यहाँ कुछ दोस्त कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई बौद्ध धर्म कह रहा है कि आत्मा होती ही नहीं, तो पुनर्जन्म किसका होगा?
पुनर्जन्म वो कहते हैं चेतना का होगा, शरीर समाप्त हो जाएगा तो एक चेतना रह जाती है, वो चेतना नए शरीर में प्रवेश कर सकती है, नहीं भी कर सकती, तो उसे वो कहते हैं कि हाँ पुनर्जन्म हो सकता है वो उस रूप में। बाकी महावीर कहते हैं कि आत्मा होती है। कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों के विचार अलग अलग हैं। जैन कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म जो है इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ है शरीर विनाश है, मतलब इनके अनुसार शरीर विनाश हो जाए, खत्म हो जाए, मोक्ष मिलेगा। जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। ये कह रहे हैं, जैन धर्म वाले कह रहे हैं कि ऐसा है कि जब शरीर मर जाएगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा है, जीवित रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष आज़ादी मिल सकती है। अच्छा, स्वयं बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है, जीते जी उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों का जितने प्रबल शब्दों में खंडन किया, महावीर ने नहीं किया। महावीर वर्ण व्यवस्था को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से कहें कि ठीक ही मानते थे। कहीं पर उल्लेख है कि जिसके कर्म जैसे होते हैं वो उसी हिसाब से उसी वर्ण में पैदा होता है, तो वो उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं एक तरह से। तो ये अंतर है। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मणों से बहुत मिलते जुलते थे। इस प्रकार देखा जाए तो ये दोनों धर्म वैदिक धर्म से सुधारवादी स्वरूप के थे। तो ये बातें हो गई महत्वपूर्ण। अब आगे चलते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, किससे पता चलता है? कलिंग, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपरा अभिलेख? बताइए। शिलालेख सोच लिया आपने? देखते हैं। चंद्रगुप्त का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये बात हमें पता चलती है। किसके? रुद्रदामन के। जूनागढ़ शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की बात कही थी, आज्ञा दी थी कि जहाँ वहाँ पर झील बनाओ। यही झील सुदर्शन झील कही जाती है और कई बार इस पे प्रश्न पूछे गए, किसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, उसमें भी प्रश्न आया है। और इसी झील का निर्माण कार्य जो है सम्राट अशोक के काल में भी हुआ, जब यहाँ नहर निकाली गई थी। रुद्रदामन के समय में इसका बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल क्या जी है, इसका क्या नाम है, सुविशाख, इससे करवाया था। और स्कंदगुप्त ने भी इस बांध की मरम्मत करवाई थी। तो इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से कुतुब मीनार के बारे में आप पढ़ेंगे कि कई शासकों ने उसके निर्माण में योगदान दिया था और पूछा भी जाता है। ये झील वाला भी पूछा जाता है, सुदर्शन झील वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रज्जुक कौन थे? रज्जुक चोल राज्य के व्यापारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे, गुप्त राज्य में सामंत वर्ग या फिर शक सेना में सैनिक थे? बताइए। सोच लिया? चलिए। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इस तरह से जो क्वेश्चंस है ना, यूपीएससी कुछ ज़्यादा पूछती है कि कौन अधिकारी किस नाम से जाना जाता था, मतलब जैसे रज्जुक है उसका क्या काम था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका उल्लेख मिलता है अशोक के शासनकाल में। अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रदेशक और युक्तक, कहीं युक्त लिखा है कहीं युक्तक भी लिखा होता है, नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार और उपदेश देने का आदेश दिया था कि तुम्हारा काम यही है कि जनता के बीच जाओ, धार्मिक भावनाएं फैलाओ। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ साथ जनता में धर्म प्रचार किया करते थे। रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था, जिले का। इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए थे और इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था।
तो सिर्फ ये धार्मिक काम नहीं करता था कि लोगों के अंदर धार्मिक भावना ही फैलानी है, ये और भी प्रशासनिक न्यायिक काम करता था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद मिलिंद पान्हो, ये क्या है? संस्कृत नाटक है, जैन वृतांत है, पाली ग्रंथ है, या फिर फारसी महाकाव्य है? सोच लिया? चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, मिलिंद पान्हो एक पाली ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच की बातचीत लिखी गई है। और ये कई बार आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा, कई जगह मिलान के लिए दिखेगा आगे, कई बार सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इसमें लिखा क्या गया है। ठीक है ना? इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद यानी कि मिनांडर के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और अंत में वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। यह कहा जाता है कि मिनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गया है। इस पाली ग्रंथ में ऐसा ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। आगे बढ़ते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका? एक तरह से कहिए कि मिश्रण है, किसका? भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और तुर्की अफगानी कला का, या भारत और यूनानी कला का। इस गंधार कला पर यूपीएससी मेंस में फर्स्ट पेपर में कम से कम 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं, और तीनों बार पता है क्या पूछा गया है कि उसमें जो मिक्सचर पाया गया है यूनानी कला का फारसी इस तरह से ऐड करके, वो क्या है? मतलब हर तरह से यही पूछने की कोशिश की गई है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न की भावना यही रहती है। ये बात क्यों याद दिला रहा हूँ? क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ते समय आपको याद रहे कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं होता, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो वो मेंस में भी काम आता है, वो सारे तथ्य मेंस में काम आते हैं। फिलहाल देखिए आपने क्या चुना है, यहाँ देखिए डी इसका उत्तर है। यूनानी कला के प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला के जिस शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। ठीक है, गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया जाता है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। इसका विषय केवल बौद्ध है, इसलिए इसे कभी कभी बौद्ध, यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। आपके दिमाग में आया होगा कि ये कला किससे, कौन सी कला? नाचने की कला है, पेंटिंग है, क्या है? ये मूर्ति कला की बात हो रही है। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र गांधार ही था, और इसी कारण ये गांधार के नाम से, गांधार कला के नाम से फेमस हुआ। इसमें मूर्तियाँ, यहाँ लिखा तो है, काले स्लेटी पाषाण, चूने और पक्की मिट्टी से जो है बनी है। इस कला की अधिकांश मूर्तियाँ लाहौर संग्रहालय में है, और कनिष्क के समय में इस कला का सर्वोत्तम विकास हुआ। तो ये पूछा जाता है किस शासक के काल में ये गांधार कला विकसित हुई, या फिर शासकों का जो क्या कहें, उनका जो वंश है, जो नाम है, उनके आधार पर कि गुप्त के काल में, कि कुषाणों के काल में, कि मौर्य काल में, किस काल में इसका विकास हुआ। ठीक है, तो आप गेस करिए, कुषाण था ये कनिष्क या किसी और वंश का था। फिलहाल इस शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुद्रा यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, भाग और बलि थे, ये दो शब्द हैं, भाग और बलि। सैनिक विभाग को कहा जाता था, या राजस्व के स्रोत थे, या धार्मिक अनुष्ठान थे, या शासकीय विभाग थे? मुझे ध्यान आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, एकदम ऐसे ही नहीं, लेकिन भाग और बलि पे क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं आपने सही सुना सोचा है कि नहीं। देखिए, भाग व भोग के अतिरिक्त गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उपरिकर, इस तरह के करों का उल्लेख है। ये टैक्सेशन व्यवस्था थी। ठीक है, एलपी शर्मा ने उद्रंग को भोग का पर्यायवाची माना है। राजा भूमि का मालिक माना जाता था कि सारी जमीन राजा की है, और वह भूमि से उत्पन्न होने वाले एक भाग, 6वां भाग का अधिकारी था। ठीक है, इस कर को भाग के नाम से पुकारा जाता था। बलि जो है ये भी उसी तरह का है, एक प्रकार का धार्मिक कर था। टैक्स ये भी है, लेकिन एक तरह का धार्मिक कर था।
कृषक भूमि कर यानी कि हिरण्य देते थे, या में, इसको अत्र के तौल इसको छोड़ दीजिए, में शब्द इस्तेमाल करिए, इन दोनों रूपों में दे सकते थे। हिरण्य पूछा जाता है कि हिरण्य क्या था। इसके बाद आगे चलते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। कहाँ पे है ये सोनगिरी का मंदिर? यूपी में, राजस्थान में, एमपी में या उड़ीसा में? सोच लिया? चलिए देखिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर, ये दिगंबर मंदिर है, ये ध्यान रखिए। कभी कभी श्वेतांबर और दिगंबर में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दिगंबर जैन तीर्थस्थल है, दतिया जिले में है। दतिया मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों का एक तीर्थ स्थल, मतलब उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित लगभग 100 मंदिरों का निर्माण किया गया है। यह जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो एक ही बात कई बार रिपीट हो गई, ध्यान रहेगा। अच्छा, बताइए कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? एलोरा की गुफाएं शासकों ने बनवाई थी, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट। मुझे पता है आप सही उत्तर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये मिलान वाले में एक तथ्य जो सही है वो पहले भी पूछा गया है। देखें आपने सही चुना है कि नहीं। सही चुना होगा। फिलहाल शुरू से शुरू करते हैं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से अधिकतर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों 7वीं से 8वीं सदी के बीच में, तो उन शासकों के समय में हुआ था। इनमें कैलाश मंदिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस है। चेन्नई से 40 मील दूर स्थित महाबलीपुरम पल्लव राजाओं के काल में प्रसिद्ध बंदरगाह था, कला का केंद्र था। यहाँ मंडप और एकाश्म मंदिरों, जिन्हें रथ कहा जाता है, इनका निर्माण हुआ है। एकाश्म का मंदिर मतलब समझते हैं ना? एकाश्म मतलब एक ही पत्थर है, उसी को काट के बनाया गया, एक ही पहाड़ी है, उसी को काट के बनाया गया। अच्छा, हम कहाँ थे? मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो चंदेल राजपूत शासकों के समय में विशाल मंदिरों और भव्य कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया। यहाँ का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है कंदरिया का महादेव मंदिर। ये पूछा गया है, यह उत्तर भी है। खजुराहो के मंदिरों की दीवारों से चंदेल वंश के 2 शासकों गंड और यशोवर्मा के लेख मिलते हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था। ये कुछ बातें हो गई। अब नेक्स्ट मध्यकाल में आते हैं, मध्यकालीन भारत में, और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। शर्ब कर क्या होता था? शर्ब व्यापार, सिंचाई, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, या फिर उद्योग कर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ये नाम आपको याद रखना है। प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर, हक के शर्ब, हक ए शर्ब, ये पूरा नाम है, तो शर्ब करके पूछ लिया, थोड़ी चालाकी कर दी गई है। ये लिया था, इसकी शुरुआत की थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बगीचों के प्रति बहुत रुचि रखता था। इलियट और ये क्या जी, एल्फिंस्टन, हाँ, एल्फिंस्टन ने उसकी प्रशंसा की है, और उन्होंने सल्तनत युग का अकबर कहा है इसे। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, किसने कहा है, ये संभावना थोड़ी कम है कि, लेकिन किसे कहा गया है सल्तनत युग का अकबर, ये पूछा जा सकता है, खासतौर से इसकी इस बगीचे वाली रुचि और बाकी चीज़ों की वजह से। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने वहाँ पे 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात स्थापित किया था, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के निकट खैराती अस्पताल भी बनवाया था तथा उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इस तरह से तथ्य पूछे जाते हैं कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, खैराती अस्पताल किसने बनवाया था, तो ये बातें ध्यान रखिए। और अनेक नगरों और इमारतों का निर्माण करवाया था इसने, तो ये तो हो गया। अच्छा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। 570 ईस्वी, 622 ईस्वी, 642, 670। तो देखते हैं आपका उत्तर कैसा है। 500 समथिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बार बार
कहीं न कहीं दिख जाता है तो आपके दिमाग में आ जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हिजरी संख्या से आप कह लीजिए 53 वर्ष पूर्व उस समय हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला जो अब्दुल मुतालिब के पुत्र थे, कुरैश कबीले के थे। ये कहानी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आपको रुचि हो तो ध्यान रखिए, अदरवाइज़ एक बार बस जान के छोड़ दीजिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब रिपीट नहीं होता उतना। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने उनका पालन पोषण किया और खदीजा नामक एक विधवा से उन्होंने विवाह किया। और मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में, थोड़ा सा ये जानकारी के लिए कहीं कहीं काम आ जाए तो ठीक है, इस अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सबसे पहले संदेश मिला। अल्लाह के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। मोहम्मद साहब ने पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया। तो अगर क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए शायद पीसीएस में ऐसा तो ये संभावना है कि ये पूछ लिया जाए, ठीक है। बाकी वही उनकी पहली शिष्य बनी। इस्लाम के प्रचार के बाद 63 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। ये कुछ बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक के स्तंभ दिल्ली किसी ने मंगवाया था, वो कौन था? ये कई बार आपको दिखेगा, कई बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। बताइए। मेरे ख्याल से अगर आपने पढ़ा है तो सही जगह पर पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक शिलालेख था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा लिया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 ही हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। इसके अलावा मेरठ के एक अभिलेख को भी इसने मंगवाया था दिल्ली में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इस अभिलेख की खोज सबसे पहले 1750 में टिफैंथलर ने की थी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टिफैंथेलर, ठीक है। अशोक के बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इन्हीं में से 2 अभिलेखों को फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया था। एक प्रयाग स्तंभ लेख को, जो पहले कौशाम्बी में था, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, या फिर गुरु रामदास ने? बताइए। 10 गुरु सिख धर्म के, एक लिस्ट आपको दी, लिस्ट नहीं मतलब वैसे ही पहले, दूसरे, तीसरे, और उन्होंने क्या किया, उनके जीवन काल में कौन सी बातें थी। ये टॉप 300 में आपको जो है हिस्ट्री वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब हुआ, और कौन गुरु थे उस समय, सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती। फिलहाल गुरु रामदास, जिनका जीवन काल 1574 से 81 के बीच में था, ये अकबर से बहुत प्रभावित थे। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दान में दिया था। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की और उनकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किए। गुरु रामदास के समय से ही गुरु का पद पैतृक हो गया, ठीक है। पूछा जा सकता है ये भी कि अब किनके समय से ऐसी व्यवस्था हो गई कि अब उनके पुत्र ही अगले गुरु बनेंगे। ये हो गया। गुरु अर्जुन देव ने सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली, ठीक है। कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर ना पूछ के हरमिंदर साहब पूछ लिया जाए तब, ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी आप जानते हैं अमृतसर सिखों का तीर्थ स्थल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख ही जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? आसानी से गेस करेंगे, बहुत फिल्मों में, कहानियों में, यूपीएससी ने भी इस पे घुमा फिरा क्वेश्चंस पूछे हैं। पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध।
तो ऐसे में क्या होता है यूपीपीसीएस में, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अगर एक ही नाम 2 बार पूछ लिया जाए, जैसे युद्ध का एग्जाम्पल है, जैसे कर्नाटक का युद्ध है, क्वेश्चन में पूछा गया किस युद्ध की बात, किस युद्ध में ऐसी घटना घटी थी, और एक ऑप्शन में दे दिया कर्नाटक का प्रथम युद्ध, दूसरे में कोई और, तीसरे में और चौथे में कह दिया कि कर्नाटक का दूसरा। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ और यहाँ ही दिए जाएंगे, बीच में कहीं भी। तो संभावना इस बात की ज़्यादा रहती है कि जिसको 2 बार यूज़ किया गया है उन्हीं में से कोई एक है, तो आप बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे प्रश्नों के साथ होता है यूपीपीसीएस में, तो खास तौर से कि अभी इसी सीरीज में हमने देखा ना, मिलते जुलते नाम थे, वो पंचायती राज वाला याद आ रहा है, समिति का नाम पूछा गया था, मेहता मेहता करके, तो वो तो थोड़ा सा सब में मेहता लगा दिया था। लेकिन इस तरह से 2 जगहों पे 3 जगहों पे एक ही नाम आ रहा है, बस लास्ट में या शुरू में कहीं पे अंतर किया गया है, समझ जाइए कि ये इन्हीं में से कोई है, जो अलग है उसको हटा सकते हैं। फिलहाल मैंने हिंट दे दिया, पानीपत में ही आप देखिए, पहला आपने सही देख लिया। बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये डेट आप याद रखिए 26 वाला, 1526 वैसे भी याद रहता है आपको, मुगल वंश की स्थापना हुई थी, इसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, पूछा जाता है। ठीक है, इसमें इब्राहिम हार गया था और मारा गया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुग तुलगमा तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, उसने तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद, हाँ जी, एक इम्पॉर्टेंट ये बात, जो नेतृत्व कर रहा था तोप खाने का, उस व्यक्ति का नाम था उस्ताद अली और एक और व्यक्ति था मुस्तफ़ा खां। ये 2 अधिकारी कर रहे थे, पूछा जा सकता है कभी, शायद पूछा गया इसीलिए मेरी नज़र यहाँ पर रुक गई। आगे मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। अभी टॉप 300 सीरीज़ में यूपीएससी की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अगर आपने लेक्चर पढ़ा है, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वहीं से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है तो भी आप जान जाएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। पढ़ लीजिए ऑप्शन, मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ डायरेक्ट। देखिए, पहली बात यह है कि इसको पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं और भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, जो 1909 में आया था। दोनों नाम एक ही अधिनियम के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना और भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। आप जानते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। इसके द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया। ये सांप्रदायिक वाला समझ रहे हैं ना, खास तौर से इस मुस्लिमों के लिए, इस्लाम वर्ग के लिए अलग से व्यवस्था की गई कि ये इनके कैंडिडेट आरक्षित जगहों से चुने जाएंगे और उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम लोग ही देंगे, इस तरह से। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाती है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए व्यवस्था की गई थी, तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी वर्ग थे जिनके बारे में प्रावधान था, तो वो आप देख लेंगे, पहला लेक्चर जो है ना पॉलिटी वाला, उसमें मिल जाएगा आपको। 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल थे, साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष और विशेष निर्वाचक मंडल। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखने की बात है। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था करके सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। बाद में आगे चल के जानते ही हैं, देश विभाजित हो गया, पाकिस्तान बन गया। अच्छा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था हावड़ा और ये सेगमपुर के बीच में, बम्बई और ठाणे के बीच में, मेरे ख्याल से आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, ये पूछा जा सकता है। 1853 की बात है, ये पूछा जा सकता है। बम्बई से ठाणे अभी तो पूछा ही गया, आगे भी पूछा जाएगा, अभी मतलब इसी सीरीज़ में आप देखेंगे। ठीक है, 1854 में कलकत्ता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछाई गई थी। इसी प्रकार मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कुछ लाइनें बिछाई गई थी, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसके बाद 1857 के विद्रोह में कौन नेता शामिल नहीं हुए थे इनमें से, गेस करिए। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, आराम से गेस कर सकते हैं। उधम सिंह नहीं थे, उनकी चर्चा अलग कंटेक्स्ट में की जाती है।
तो अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व हो रहा था अलग अलग नेताओं के द्वारा। पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है आगे भी, बेगम हजरत महल लखनऊ में नेता थी, ठीक है। और उसके बाद से बाकी कहानी यहाँ पे है इनके पुत्र और इनकी बाकी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था, ये इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, कहाँ गया, एक मिनट, बिहार के बादशाह जिले के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में आंदोलन का नेतृत्व संभाला था कुंवर सिंह ने। यहाँ पे ऊपर है, मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया। कुंवर सिंह यहाँ थे। और बाकी उधम सिंह की बात करें तो वो उनको शामिल किया गया, थोड़ा सा जान लेते हैं। उधम सिंह इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मार दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। इसके बाद भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया गया, मतलब आया है, तो आप देख लीजिए, मेयो, लिटन, कैनिंग, रिपन, इनमें से कौन है? आसान है। एक बार अगर आपने सीरियसली देख लिया इस सीरीज़ को तो हर अगली सीरीज़ आसान होती जाएगी आपके लिए, ये मैं हर सीरीज़ में कह भी रहा हूँ। तो लॉर्ड रिपन का काल जो है स्थानीय स्वशासन के जन्म का काल माना जाता है। रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। उसने एक बार कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। मालवीय ने उन्हें भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय कहा था। रिपन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्थानीय बोर्ड स्वशासन की शुरुआत को माना जाता है। इस समय अन्य महत्वपूर्ण घटना यह है कि प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 से, ये भी पूछा जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। 1882 में हंटर कमीशन गठित किया गया था शिक्षा के लिए। और एल्बर्ट विल विवाद भी हुआ था। एल्बर्ट पे 2 बार यूपीएससी ने पूछा है और इसी सीरीज़ में इसके पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं एल्बर्ट विल विवाद पे, तो ये इसी के काल में था। बाकी आगे चलते हैं। पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? दलित वर्ग, हिंदू मुस्लिम एकता, संवैधानिक प्रगति, शैक्षिक सुधार, किससे संबंधित है बताइए? इसका सही उत्तर है कि ये जो कम्युनल अवार्ड था ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने मुझे एक मीम याद आ गया डोनाल्ड ट्रंप वाला। खैर, तो इन्होंने घोषणा की थी और इस समय जब घोषणा हो गई तो गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे। गांधी जी इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 से जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। क्यों हम अनशन पर बैठे थे? क्योंकि इसमें निर्वाचन में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि दलित वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि इससे हमारा समाज बंट जाएगा और इसके आधार पर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि नहीं, जब तक ये प्रावधान रद्द नहीं होंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। अनशन के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। बहुत सारे दोस्तों ने, अब कहते कहते आदत हो गई है, बहुत सारे नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की। बाद में अम्बेडकर साहब, एक्चुअली दलित वर्ग की तरफ से जो मुख्य नेता थे अम्बेडकर साहब थे, उनका मानना था कि बिल्कुल होना चाहिए, हजारों सालों से दबा के रखा गया है, तो अलग से व्यवस्था होगी तो अपना उत्थान करेंगे, इनके खुद के लीडर होंगे, तो उनके तर्क थे। बाद में समझौता किया गया। अब इतिहास की बातें हैं, अलग अलग तर्क आदमी देते हैं कि उन पर दबाव बनाया गया कि क्या हुआ क्या नहीं, या समझौता नहीं होता तो भविष्य क्या होता, हो गया होता तो क्या होता। भविष्य में जितना खोदेंगे उतना इधर उधर की बातें मिलेंगी। समझौता हुआ, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ठीक है 1932 को हुआ, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझौता किन के बीच में हुआ था? मोटे तौर पर आप देखेंगे विकल्पों में है गांधी जी और अंबेडकर, तो ये सही है। लेकिन गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनके बिहाफ पे किसी ने व्यक्ति ने किया था। उनका नाम अगर आपको पता है तो बताइए। और हो सकता है, मैं हिंट दे देता हूँ कि ये जो ऊपर आपने नाम देखे इनमें से कोई एक हो, या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बस मैंने बता दिया कि अगर गांधी जी ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। आगे, तो इसे पूना समझौता कहा गया। इसके अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि उनके लिए आरक्षण की बात की जाए, उनके लिए सीटें हम बढ़ा देते हैं आरक्षण की, बस ये व्यवस्था की गई। अच्छा,
किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा, बताया कि आर्य कहाँ से आए थे? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। आगे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मतलब आया है। आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव में मानने वाले सबसे पहले विद्वान व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने ये विचार अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में लिखा है। हालांकि बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली इसको साइंटिफिक तौर पे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तिलक ने लिखा है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। शंकराचार्य की अगर बात करें तो इन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया था। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो भारत की नागरिक बन गई थी और यहाँ उन्होंने कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आप कमेंट में बता सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता है। तिलक जी के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट ने। विवेकानंद के बारे में अगर जाने तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी और 1893 में शिकागो गए थे। हिंदू धर्म की महानता और उसको प्रचारित किया इन्होंने, प्रतिष्ठित किया। तो ये बातें हैं सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जो पूछी जाती हैं। महाराष्ट्र में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? अभी भी बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ। तो बताइए, तिलक जी ने, मेरे ख्याल से आपको पता है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कई बार पूछा भी गया है। बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी थे जो जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे गांधी जी के से अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब और गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी महोत्सव इन्होंने शुरू किया था और गणपति त्यौहार भी इन्होंने ही शुरू किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। त्यौहार होगा, लोग आएंगे, वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ बातचीत होगी, लोग जानेंगे देश में क्या चल रहा है, इससे जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, शुरू शुरू में आप पढ़ेंगे, ये इतना याद हो जाता है। मराठा और केसरी तिलक जी ने संपादित किया था, लेकिन कौन मराठी में कौन अंग्रेजी में था ये कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका सिर्फ एक उपाय है, मराठा जो है वो मराठी में नहीं था, सिर्फ इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा कि मिलता जुलता तो नहीं था। मराठा मराठी में नहीं लिखा था उन्होंने, कुछ भी कोई भी भाषा कर चुन लीजिए लेकिन मराठी नहीं। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो आसानी से आपको मतलब सही उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल इसी प्रकार तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। उन्हें लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा करते थे। 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। गीता रहस्य पर प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भूगोल में आते हैं। मरुस्थलीय जगहों पे ना जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, ऐसा क्यों होता है? एक बात मैं आपको बताऊं, फिर से याद दिलाऊं कि ये 1996 का प्रश्न है यूपीपीसीएस का, और आप 2018 का यूपीएससी का पेपर देखिए प्री का, आपको समझ में आएगा। 2018 का भी और 19 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन शायद था, लेकिन 18 का मुझे अच्छे से याद है। तो उसमें मरुस्थलीय पौधों पर पूछा गया, इनकी विशेषताओं को लेकर कि उन परिस्थितियों में रहते हुए कौन कौन सी विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं सबूत दिखाते हुए बार बार याद दिलाता हूँ कि टॉपिक्स वही हैं, तथ्य वही हैं, पूछने का अंदाज बस बदल रहा है, बाकी सब कुछ है, क्या ही कुछ नया लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए उनके एक एक ऑप्शन को अच्छे से तैयार करिए। ऑप्शन मतलब उन ऑप्शंस में जो तथ्य हैं, जैसे हम देख रहे हैं, एक बार अच्छे से तैयार हो गया। जैसे यही सीरीज़ है, 34 साल वाली सीरीज़ आपने अच्छे से पढ़ ली तो स्टैटिक के लिए बस थोड़ा बहुत बेसिक आपने पढ़ा है, उतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप करंट अफेयर पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा, आराम से प्री निकलेगा, ठीक है। तो बताइए, जड़ लंबी हो जाती है, क्यों होता है? वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना जब तक मैं पढ़ूंगा ना मैं आपको बता दूँगा, वैसे भी आप जानते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ के बताना है। इसको पढ़ते नहीं है, सिंपल मैं बता देता हूँ कि भाई बारिश कम होती है, पौधा वहाँ उग गया है, अब वो उसको पानी चाहिए। अब यहाँ पे ये सतह है, यहाँ पे पौधा उगा है, तो ये पौधा अपनी जड़ को नीचे, जैसे हम कुछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं ना अंदर कहीं, मान लेते हैं कि चौकी के नीचे, पलंग के नीचे,
सामान कोई चला गया, तो हम हाथ बढ़ाते जाते हैं इसे देख के, भले आंख बंद किए हैं, घुस नहीं पा रहे हैं, तो हाथ बढ़ाते बढ़ाते कोशिश करते हैं जांचने की कि कहाँ है ये सामान। मान लीजिए बॉटल चला गया अंदर, वैसे ही ये जड़ें पानी खोजती हैं, कहाँ पानी मिलेगा। बारिश हो नहीं रही तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक जाने की कोशिश करती हैं और थोड़ा बहुत जहाँ तक पानी मिलता है वो जाती हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस में ऐसा इनका विकास हो जाता है कि पौधा है छोटा सा ही लेकिन उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई हैं। यही कारण है और कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है। हाँ, इसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो यूपीएससी में पूछा गया था कि पत्तियाँ कटीली क्यों हो जाती हैं, ताकि वो पानी जो उन्होंने इतनी मेहनत करके नीचे से पानी सोखा है वो ऊपर से उड़ न जाए धूप में, तो पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा कि ये क्या है, मतलब मरुस्थलीय पौधों में जो कांटे होते हैं वो किसका परिवर्तित रूप है। तो इस तरह से हो जाता है कि भाई कम से कम चौड़ी पत्तियाँ होंगी तो कम से कम उसमें से वाष्प बन के पानी उड़ेगा, तो पानी की बचत होगी शरीर में, मतलब पौधे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये बताना है कि साइबेरियन सारस किसके लिए प्राकृतिक निवास है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे साइबेरियन सारस के लिए आदर्श निवास कहाँ पे हो सकता है। मेरे ख्याल से आप ठीक सोच रहे हैं। असम में जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस। ये महत्वपूर्ण आदर्श प्राकृतिक आवास उनके लिए हैं। बाकी आप जानते हैं कि काजीरंगा गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियों के कारण चर्चित है। इसके बाद आगे बढ़ें तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। और पूछा क्या गया है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक साइड में ये शहरों के नाम है, दूसरी साइड में नदियों के नाम है। ऐसे पूछा जाता है अक्सर। अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। एक कोई ऐसा है जो गलत मिला दिया गया है, तो चलिए हम सही मिला देते हैं। अहमदाबाद जो है ना वो साबरमती पे है, हैदराबाद मूसी नदी पे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी के। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी, पूछा जाता है। डुरंड रेखा, मैकमोहन, मैग्नीनाट और रेड क्लिफ। वैसे तो इस चारों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। फिलहाल कोई एक बताना है जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में है। सोच लिया? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सब बता देता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैग्नीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, 15 जून 1947 में किस व्यक्ति ने किया था, हो सकता है पूछ ले तो इसमें है, अदरवाइज किन देशों के बीच में इंपॉर्टेंट है। डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, और फिलहाल मोटे तौर पे भारत और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही दिखती है, क्योंकि ये बहुत पहले, विभाजन से पहले ही ये रेखा थी, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ओडरनिस रेखा एक एक्स्ट्रा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ये पूछा जा सकता है। और अभी आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा 2024 का, तो सीमा रेखा पे पूछ लिया, सिंपल सा, जो नॉर्मली यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग एकदम देखना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते कि यूपीएससी पूछ लेगी कि दुनिया में किन देशों की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, आपस में मिलती है। तो तथ्यों को, चाहे आप पीसीएस का ही पढ़ रहे हैं, अगर साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को जो एक बार भी पूछा गया है, कम से कम उसे तो इग्नोर मत करिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पर। भारत एक मानसूनी देश है, एक कारण नीचे होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं। उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो आप जानते हैं इस फॉर्मेट में हमने चर्चा किया है, आप उत्तर खोज लीजिए। वैसे इसका उत्तर ए है। उच्च हिमालय जो है भारत को, देखिए सिंपल सी बात है, ये भारत है, यहाँ पे हिमालय है, इधर से हवाएं जा रही हैं और यहाँ से टकरा के इधर ही रह जाती हैं, बारिश वगैरह बढ़िया होती है, प्लस इधर से जो है जो बर्फीली हवाएं आ सकती थी वो नहीं आ पाती, तो एक विशिष्ट क्लाइमेटिक क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है भारत के इधर दक्षिण, मतलब हिमालय के दक्षिण में। तो ये हिमालय के बारे में जो बातें कही गई हैं वो भी सही है। बाकी भारत किस तरह की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, ये सारी बातें ये भी सही हैं। तो ये सामान्य सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कहाँ अयनवर्ती वर्षावन पाए जाते हैं बताइए? कांगो घाटी में, गंगा घाटी में, वांगहो घाटी में, मरे डार्लिंग घाटी में। ये मरे डार्लिंग को ज़्यादा आप उस रूप में मत लीजिएगा,
ये अलग अलग दो नदियों के नाम हैं, मरे और डार्लिंग। इन दो नदियों के मिलने से जो घाटी बनी है उसकी बात हो रही है। फिलहाल इसका उत्तर ए है, उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कांगो विश्व की एक ऐसी नदी है जो जीरो डिग्री सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला, जो 0 डिग्री को 2 बार काटती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है। कांगो घाटी में अयनवर्ती वर्षावन पाए जाते हैं। यह घाटी भूमध्य रेखा पर स्थित है, जहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती है, इसलिए यह अयनवर्ती मतलब यहाँ पर अयनवर्ती वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ अत्यधिक घने और ऊंचे होते हैं। एक सेकंड रुकिए। तो अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। ये चक्रवात कहाँ पे आते हैं? कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में या श्याम सागर में? सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। टॉर्नेडो एक भयंकर अल्पकालिक तूफान है, थोड़े समय के लिए आता है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल और थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह कैरिबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप मैप में देखेंगे तो दिख जाएगा, वहाँ पे आता है। टाइफून जो है वो प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। इसकी गति इतनी होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी भी नोट दी गई है, किस चक्रवात को कहाँ पे क्या कहते हैं, चक्रवात वाले टॉपिक में आप देखेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में हम सिर्फ मुख्य शब्द पर ध्यान देते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गड़बड़ हो सकता है। दक्षिण एशिया पूछा गया है। अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार। ऐसे प्रश्नों में एक कॉमन सेंस काम करता है। सिंपल से अगर आपको पता है कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, ये भारत है। भारत के आसपास के कुछ देश जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर हिमालय के इधर आ जाइए, इधर के ले लीजिए देश। अब बताइए, अटाकामा इधर कहीं पड़ेगा? कोलोराडो इधर पड़ेगा? कालाहारी इधर है कहीं? तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा के भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब सही उत्तर तो आपने सोच ही लिया होगा, हिंट मैंने दे ही दिया। तो ये है थार मरुस्थल। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अटाकामा कहाँ है? चिली में है, ठीक है। कोलोराडो यूएसए में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। तो ये है। और विश्व का सबसे बड़ा जो है वो आप जानते ही हैं, सहारा। तो आगे बढ़ते हैं। किसका सुमेल नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आगे। कि डेट्रॉयट किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर कार के लिए। हवाना सिंगार नहीं, हाँ सिंगार ठीक है। और शेफील्ड जो है वो कटलरी के लिए कटलरी के लिए। वेनिस पोत निर्माण के लिए, पात नहीं, पोत निर्माण के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सही है? मेरे ख्याल से आपने ठीक सोचा है। वेनिस जो इटली में है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया तो कौन सही नहीं है, ठीक है ना। डेट्रॉयट यूएसए में है, मोटर कार। हवाना क्यूबा की राजधानी है, सिंगार के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड इंग्लैंड का नगर जो कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तांबा कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है? चिली, पोलैंड, अमेरिका या जायरे? सोच लिया? ठीक सोचा है। तांबा प्रमुख खनिज है और ये कुछ नाम है जो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। प्रमुख जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके अलावा ये पहले वाले को याद रखिए। आजकल जो ज़्यादा मतलब दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कि घटते क्रम में बताइए, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला उसको पहले नंबर पर रख के फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो प्रश्न है ज़्यादातर फसलों में पूछे जाते हैं। जैसे कि कपास के उत्पादन में पूछ लिया, गेहूँ, धान, तंबाकू, इस पे पूछ लिया जाता है। और जो जैसे इस्पात है जो चर्चा में रहता है, जिसमें हमने हाल ही में किसी से कंपटीशन किया हो कि दूसरे नंबर पे आ गए हैं या पहले नंबर पे आ गए हैं, उसमें खनिजों पे क्वेश्चन 2-3-4 देशों का नाम आपको याद करना है, ठीक है। फिलहाल लिखा हुआ है, आप कई बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा ये भी। यहाँ भी सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं है? ये सब क्या है? जनजातियाँ हैं। एमू केन्या में, बुशमैन दक्षिण
अफ्रीकी संघ में, मसाई न्यू गिनी में और पापुआंस जापान में। तो इसमें बताना कौन एक सुमेलित नहीं है। सोचा होगा आपने ठीक ही। एमू जापान, मसाई टंगानिका केन्या और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में ये घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं, पशु पालती हैं। ठीक है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कलाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। और बाकी पापुआंस प्रशांत महासागर में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप पर हैं। ठीक है। और ये आदिवासी पिग्मी जनजाति से मिलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद इकॉनमी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो पूछे गए थे। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? अगर 2024 में 25 में ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय सेबी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देखिए, मैंने उत्तर भी बता दिया आपको, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में। कई तरह के आरोप लगे हैं चेयरमैन पे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी तो पूछेगी ही, पीसीएस में भी आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आए, इस टॉपिक को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। फिलहाल मैंने संक्षिप्त में बताया है, आप बताइए इसका पूरा नाम। देखिए, भारतीय शेयर बाजार एशिया में सबसे पुराना है। आर्थिक उदारीकरण नीतियों के फलस्वरूप ये सब इधर उधर की बातें हैं। असली बात कहाँ है? असली बात सेबी की यहाँ से शुरू होती है। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई। 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो नॉर्मली 92 वाला ऑप्शन आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि कब स्थापना हुई, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये भी ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बात होगी। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? पंचवर्षीय योजनाएं आप जानते हैं, पूछा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। विकास केंद्र उपागम सोच लिया? आ जाइए। चौथी योजना का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना था और उसी के संदर्भ में ये एक पैराग्राफ लिखा गया कि कैसे कैसे हम करेंगे विकास आगे बढ़ेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, बहुत सारी बातें। तो चौथी योजना 1969 से 74 के बीच में, याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। हिंदू विकास दर किस वर्ष दर से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या या साक्षरता? सोच लिया? ये वाला ना यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया, हिंदू विकास दर वाला। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही है। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे राजकृष्ण। इनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने हिंदू विकास दर 3% के नीचे विकास दर को माना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बात कर रहे हैं। हिंदू विकास दर 1980 के दशक में पार कर लिया है। तो ये बेसिक बात है। बाकी जो आंसर है वो आपको मिल चुका है। निम्न में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? ये आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी सीरीज में। सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। किसी एक व्यक्ति को आपको खोजना है। ठीक है। अब बहुत एक एंगल होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उनकी सोच के बारे में जान लें कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति थे, वो देश के बारे में, समाज के बारे में उनकी किस तरह की राय थी, दूसरों से कैसे अलग थी। ये बातें मेंस में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। यूपीएससी पूछ लेती है अम्बेडकर और गांधी के विचारों में तुलना करिए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचारों में तुलना करिए, क्या अंतर था। ठीक है। तो इस तरह की बातें चाहे प्रीलिम्स में या कहीं भी दिख जाएं, उन्हें ध्यान रखिए क्योंकि मेंस और इंटरव्यू में भी काम आती हैं। चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि संबंधी नियमों के विरोधी थे। सहकारी खेती का संबंध तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से साथ में आते हैं, अपनी अपनी भूमि, श्रम, पूंजी सब इकट्ठा करते हैं और साथ में मिलकर खेती करते हैं। उससे जो लाभ होगा सब आपस में बांट लिया जाएगा। तो उसके समर्थन में ये नहीं थे। ये बेसिक बातें हैं, बाकी आप जानते हैं। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? महंगाई जब बढ़ रही है तो इसमें से क्या करेंगे तो महंगाई नियंत्रित नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी, मतलब नुकसान हो जाएगा। मांग पर नियंत्रण कर दें, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर दें, ब्याज दर को कम कर दें या वस्तुओं की राशनिंग कर दें कि कितनी वस्तुओं की राशनिंग का मतलब है कितनी वस्तु मार्केट में जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, उसका रेगुलेशन हम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर ये नहीं है। और मैं थोड़ा सा ठहर के आपको बता दूं कि इस तरह से
ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में कई बार दिखेगा। पीसीएस का तो सीधा सीधा पूछा गया है, लेकिन यूपीएससी में ये पूछा जाता है कि कौन सी नीतियाँ मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं, घटाती हैं, किन नीतियों से महंगाई नियंत्रित होती या नहीं होती। इस तरह से अलग अलग रेपो रेट को लेकर के, आरबीआई की अलग अलग नीतियों को लेकर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, ये सब बातें सुन के हो सकता है कि आप सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, तो आपका मूड बन सकता है कि थोड़ी सी और मेहनत करें तो यूपीएससी की भी तैयारी हम कर सकते हैं, और करना चाहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में पीसीएस की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी आपकी स्वेच्छा है, निकल जाए एग्ज़ाम, नहीं देना है मतलब नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा, उसमें क्या है। लेकिन इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पढ़ाई जो है और बेहतर होगी। थोड़ा सा मैं और 1 मिनट ले लेता हूँ, फिर एक ज़रूरी बात बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है ना, आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी दोनों साथ में करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि आपका प्रथम आपकी चॉइस है पीसीएस ही, लेकिन आप साथ में यूपीएससी को भी लेकर चल रहे हैं, तो इसी बहाने आप सिर्फ तथ्यों में नहीं घुसे रहेंगे। यूपीएससी के नाम पर ही सही, आप कुछ बेसिक पर भी ध्यान देंगे। और अगर आप मान लेते हैं पहली प्राथमिकता यूपीएससी को देते हैं और साथ में पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो इसी दौरान आप नहीं चाहते हुए भी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि यूपीएससी के नाम पर आप ये सब छोड़ देते, और जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, ज़्यादातर तथ्य भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दोनों की तैयारी करेंगे तो दोनों में फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपकी चॉइस है, सिलेक्शन के बाद करना है नहीं करना है वो आपके हाथ में है। फिलहाल मुद्रास्फीति पे आते हैं। कौन सी नीति अपनाएंगे तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी और बढ़ जाएगी। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। महंगाई बढ़ी हुई है, उसमें अगर हमने ब्याज दर कम कर दिया तो बहुत सस्ते में लोन मिल जाएगा, लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा, और वो पैसा मार्केट में आ जाएगा, और भी चीज़ें लोग खरीदेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी, तो मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है। तो ये वाला उपाय तो ठीक नहीं है। बाकी सब ठीक है कि सामान को थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है, राशनिंग करो। कहीं ज़रूरत है तो ज़्यादा सामान चाहिए, जिस चीज़ की ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है उसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 2019 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लगभग इसी के आसपास एक पूछा गया था। उस समय किसकी सरकार थी, मतलब कौन प्रधानमंत्री थे, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जुलाई 1969 में, 71 में, 81 में, 91 में। गैप ठीक ठाक है, अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से आप गेस कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपने ठीक गेस किया होगा। पहली बार किया गया था 1969 में, फिर 1980 में किया गया बाद में, और उसके बाद से 92 में भी जो है वो एक तरह से कहें कि विलय किया गया था न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये 3 तारीखें हैं, मतलब वर्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं विज्ञान की तरफ, और विज्ञान में देखते हैं क्या क्या होता है। ब्लैक बॉक्स चर्चा में आया था, मुझे ध्यान आ रहा है, कोई क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश, आज से कोरोना के पहले 5-6 साल पहले की बात है। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर वगैरह, तो बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दे रहे थे। बहुत अलग अलग तरीके से हर चैनल पे ये वीडियोज़ आती थी, और मतलब पढ़ाई वाले चैनल पे, टीवी पे तो आ ही रहा था। तो ब्लैक बॉक्स की बहुत चर्चा होती थी। फिर उसमें उसके बाद कई एग्ज़ाम्स में प्रश्न भी पूछे गए, लेकिन 1996 के पेपर हम देख रहे हैं, वहाँ भी ये पूछा गया है। क्यों कह रहा हूँ ये? इसलिए क्योंकि जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना अभी 1996 में, वो 20 साल बाद, 25 साल बाद भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ब्लैक बॉक्स इसलिए नहीं है कि हाँ जब तक कोई प्लेन क्रैश नहीं होगा तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी प्लेन में, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे। इसका रंग कैसा होता है बता दीजिए। इसका रंग होता है नारंगी कलर का, ठीक है। जहाज़ में लगाने का इसका उद्देश्य ये होता है कि हवाई जहाज़ में जो भी होता है, ख़ासतौर से अगर दुर्घटना हो जाती है, तो इस यंत्र से जहाज़ की दुर्घटना का कारण जाना जा सकता है, आखिर हुआ क्या था। हर छोटी से छोटी गतिविधि इसमें अलग अलग रूप में दर्ज होती है, तो पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ी हुई थी, क्या हुआ था, पायलट की कमी थी, या जहाज़ में कुछ कोई पदार्थ टकरा गया था प्लेन में, तो ये सब जान सकते हैं। फिलहाल आर्द्रता मापी जाती है किससे?
ये मैंने अभी हाल ही में आपको टॉपिक्स की लिस्ट दी है, 37 टॉपिक्स बताए हैं जो यूपी पीसीएस निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बताया कि मापक यंत्र आपको पता होने चाहिए, खूब क्वेश्चंस आते हैं। अगर लिस्ट आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें मैं देता रहता हूँ। फिलहाल बताइए कि सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ड्रो और ग्रो का अंतर है। लैक्टोमीटर और पोटेंशियोमीटर, ये मैं शब्दों की बात कर रहा हूँ, यंत्र में काफ़ी अंतर होगा, शब्द एक जैसे हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं। फिलहाल इसका उत्तर बी है। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता मापता है, हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापता है, लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता मापता है, और पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है मौसम के संदर्भ में? स्थिर तथा शांत रहेगा, वर्षायुक्त रहेगा, ठंडा रहेगा, तूफान आने वाला है, बताइए कौन सा है? मैंने हिंट दे दिया क्या? देखें, खैर मैंने हिंट दे दिया कि अगर वायुदाब मापी में अचानक से गिरावट आती है तो मौसम बिगड़ने के आसार हैं, मौसम बिगड़ सकते हैं, तूफान आ सकता है। हीरा क्यों चमकता है आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूछा भी गया है पहले, और मैंने बहुत विस्तार से इस पर बातें की थी, तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने बहुत बढ़िया से समझाया था। बाकी यहाँ देखिए, कोड वगैरह बना के, ये मत समझिए कि मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया, पूरा कोड बना के, और सारी और भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। कौन सबसे कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ नकल करके। विकल्प जो दिए गए हैं उनके अनुसार आप देखेंगे तो सबसे कठोर है प्लेटिनम, जबकि हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप है ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। काले हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है, तथा हीरे के पात्र में धातुओं को गलाया जाता है। लोहा जो फेरस है पृथ्वी की सतह में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली दूसरी धातु है। यह लाल रक्त कणिकाओं में भी होता है। इस पे मैंने एक जोक सुनाया था जिस पे मैं नहीं हंसा था। वो अगर याद हो, लोहा बढ़ गया था, एक कमी हो गई थी आयरन की एक व्यक्ति की, किसी, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा। फिलहाल लाल रक्त कणिकाओं में भी उपस्थित होता है। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम एक सफ़ेद रंग की चांदी की तरह धातु है जिसका वर्तमान में सोने की जगह आभूषण बनाने में किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, सूरज की जो एनर्जी है, बचपन में हर किसी के दिमाग में प्रश्न आता है कि सूरज जो चमक रहा है वो कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है, वो आग जो दिख रही है इतनी दूर से, जो चमक दिख रही है वो कहाँ से आ रही है? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या ऑक्सीकरण के द्वारा? ये जो है ना दो ऑप्शंस, ये अलग अलग तरीके से किसी किसी एग्जाम्पल के बहाने आते रहेंगे, कभी बम के बहाने, कभी विद्युत ऊर्जा के बहाने, कभी सूरज के बहाने। ये संलयन और विखंडन आपको दिखते रहेंगे। इनका बेसिक मतलब मैंने समझाया पिछले लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ भी है तो थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, लेकिन हमारा असली टॉपिक क्या है कि सूर्य में जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? नाभिकीय संलयन होता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसी दौरान एनर्जी उत्पन्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा विमोचित होती है। हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम के नाभिक सूर्य के अंतरंग में परस्पर टकराते हैं और हीलियम उत्पन्न करते हैं। जिस दिन सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, हीलियम में बदल जाएंगे, तो वो जो बत्ती जल रही है वो बुझ जाएगी। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया जिस तरीके से तारों का अंत होता है, वो पहले फूलना शुरू होगा। इसके बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा ही फेवरेट कहें कि रुचि का क्षेत्र है, अंतरिक्ष, तारे और इनके बारे में पढ़ाना। तो उसमें क्या होगा, जब हाइड्रोजन कम होता जाएगा, हीलियम बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ी रुचि हो जाएगी आपकी। ये सूरज है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं संलयन की क्रिया चल रही है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा। अभी यहाँ केंद्र का हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे इधर के जो बचे हुए हिस्से वहाँ का हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा,
फिर ऐसे ऐसे पूरा हाइड्रोजन ख़त्म होते होते पूरे सूरज का हाइड्रोजन हीलियम में जब बदलेगा तो उस प्रोसेस में सूरज फूलना शुरू होगा। और वैज्ञानिक बताते हैं कि ये इसका आकार इतना बड़ा होगा कि वो अपनी जगह से ही इतना फैलेगा कि यहाँ अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी भी उसी में समा जाएगी। तो अगर इंसानों ने कोई ऐसी नौटंकी नहीं की कि अपना ही विनाश कर लिया तो आने वाले, अभी मुझे भूल रहा है कि 500 साल के कितने सालों बाद, 500 साल नहीं, हज़ारों सालों की बात होगी, तो उतने सालों में जब नेचुरली अंत होगा ना तो वो सूरज के कारण होगा। सूरज ही फैलेगा, फैलते फैलते यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसको, धरती को अपने अंदर समा लेगा। और भी कारण हो सकते हैं भाई, उल्का पिंड है, मंडरा रहे हैं पड़ोस में, कोई भी आकर लड़ जाए, कुछ भी हो जाए, टेंशन मत लीजिए, नौकरी लीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, जी के समय अपना अच्छे से बिता के चले जाना है। जो लोग रहेंगे वो अपना संभाल लेंगे अपने हिसाब से। फिलहाल रडार का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, पूछा गया है। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं को पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा के बादलों का पीछा करने के लिए। तो सोच लीजिए, रडार पे क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो सही है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति हम पता लगाते हैं। और 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स मैं याद दिला रहा हूँ, जाकर देखिए, एक जिस पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, स्वापक पदार्थ, नशीली पदार्थ, इस तरह की चीज़ें थी ऑप्शन में कि इसका जांच कर सकता नहीं है रडार, ऐसा कुछ था ना। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन यही कंसेप्ट था, इसी पे पूछा गया था। तो देखिए 1996, 2024 यूपीपीसीएस यूपीएससी, समझ पा रहे हैं कनेक्शन। फिलहाल रडार की तरंगों के किसी वस्तु से टकराने और वापस रडार तक आने में लगे समय और तरंगों की चाल की गणना करके वस्तु की दूरी और दिशा ज्ञात की जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई यान है धरती के ऊपर, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पे किसी वस्तु से यहाँ पे तरंगें आई, यहाँ से गई, किस स्पीड में गई हैं, उस हिसाब से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें, तरंगों की गति में जो कंपन में जो बदलाव आया है, या इस पदार्थ से टकरा के कुछ बातें पता चली है, तो हम जान सकते हैं कि वो क्या है, उसका आकार हम बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। मतलब किस दिशा में जा रही है, अगर वो गतिमान है तो ये भी जान सकते हैं। ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, इसका सिद्धांत किसने दिया था? सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने और हरगोविंद खुराना ने। शायद आपको पता होगा, इसका सी होना चाहिए। और इन्होंने अभी जो मैं बता रहा था ना कंसेप्ट, उसमें इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया था कि कैसे तारों का अंत होता है, वाइट ड्वार्फ क्या होता है, बौने तारे क्या होते हैं, और न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या है, कैसे बनते हैं, सब उन्होंने बताया था बहुत अच्छे से। 1983 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस. चंद्रशेखर ने सबसे पहले तारों की मृत्यु से संबंधित परिकल्पना की थी। तारों की मृत्यु के कारण ही ब्लैक होल की घटना घटित होती है। ब्लैक होल में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी अवशोषित हो जाता है। इसके बाद सीवी रमन ने क्या किया था? रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार मिला था 30 में। हरगोविंद खुराना ने जीव के संश्लेषण के बारे में बताया था, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा में। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि किस व्यक्ति को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। जैसे यूपीपीसीएस में ही आप देखेंगे 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो हरित क्रांति से संबंधित एक जो व्यक्ति थे, अपने यहाँ वाले नहीं, वो विदेश वाले, मेक्सिको के थे कि अमेरिका के, भी थोड़ा सा ध्यान से उतर गया है, तो उन पे पूछ लिया गया था कि उनको इस क्षेत्र में नोबेल मिला था। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। मिलता जुलता है, देखते हैं आपने कौन सा चुना है। ब्रिटल स्टार एक प्रकार की मछली है, बाकी अंतरिक्ष के जो पिंड हैं उनके नाम है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद से TEL, टेट्राथाइल लेड, पेट्रोल में मिलाया जाता है, टेट्राइथाइल है, हाँ। ये इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बचाने के लिए, या फिर एंटी नॉकिंग रेटिंग जो है उसको बढ़ाने के लिए, या क्वथनांक बढ़ाने के लिए, ये बताना है। इसको बस आप याद ही कर लीजिए,
पेट्रोल की एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। पेट्रोल चालित वाहनों द्वारा नगरों का सर्वाधिक प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें सीसा की मात्रा मिली हुई होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए महानगरों में वाहनों में कैटलिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, दिमाग में बैठ जाएगी। धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण क्या होता है? आपने देखा होगा, दो धातुओं को जोड़ने के लिए टांका लगाते हैं। कहीं कहीं तो वेल्डिंग होता है। एक नॉर्मल मोबाइल की दुकान पर जाएंगे तो वो होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार आपको जवाब देना है कि धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो मिश्रण इस्तेमाल होता है वो किसका बना होता है? जस्ते और टीन का, टीन और शीशे का, जस्ता और शीशे का, जस्ता और तांबे का। ठीक है, तो ये जो है टांका, शोल्डर, हाँ जी, इसी की बात है। ये जो शोल्डर यूज़ होता है ना, वो भी यही है, इसमें यूज़ किया जाता है। इसी की बात पूछी ही गई है। ठीक है, तो इस शोल्डर में पूछा गया है कि शोल्डर में कौन सी धातुएं होती हैं। इसमें टिन होता है 67% और शीशा होता है, इससे बनाया जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं कि किसके मिश्रण से क्या बनता है, ये पूछा जा सकता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल, ब्रास बनाया जाता है। ठीक है, और बर्तन सजावट के सामान वगैरह बनाने में काम आता है। तांबा और टिन मिलाने से कांसा बनता है, ये पूछा गया, आगे मिलेगा। ठीक है, मूर्तियों में, जहाज निर्माण में, इन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ है, ठीक है, और इधर कोई है, कापर और एल्युमिनियम। हाँ, कापर और एल्युमिनियम से रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। ये क्या है जी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल इससे आभूषण बनाया जाता है, तो समझ सकते हैं कि उसी तरह का कुछ होगा। परमाणु के नाभिक में कौन होता है जी? ये तो हम हाई स्कूल से पढ़ते आए हैं, तो ये आपके ऑप्शन है। आपको बस इतना पता हो कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही रहेगा, तो काफ़ी हद तक आप सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी की कहानी हमने बचपन से पढ़ी है, तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, किस में ये इस्तेमाल किए जाते हैं? कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, या फिर इन सब में? बताइए। इसका उत्तर है डी, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे रुक के मैं आपको याद दिला दूँ कि यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको अक्सर याद दिलाते रहता हूँ कि किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ऐसे में अक्सर सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन यूपीएससी थोड़ी चालाक हो गई है, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन दे देती है। फिलहाल कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहाँ वह बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि होती हैं, उनको प्रदूषित करती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, तांबा, यह बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो सी है। वर्तमान समय में प्रदूषण विश्व की समस्या के रूप में उभरा, बहुत बड़ी समस्या है। आज वाहन वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत बनते जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पेट्रोल से चलने वाली मोटर कारों में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग धीरे धीरे हो रहा है। इससे पूर्व सीसा रहित करने के लिए महानगरों में कैटलिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता था, जो अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद दूध किसका उदाहरण है? एक क्या है जी, श्लिष का, पायस का, और निलंबन का, या फेन का? ये पायस है, आपको बस इसको रट लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। दूध एक तरह का पायस है। दूध एक एल्कलाइड पदार्थ है, रंग सफ़ेद होता है कैसीन के कारण। ये आगे मिलेगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया है किस कारण ये सफ़ेद होता है। घी या दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी पूछा गया है। दूध में प्रोटीन, 3 प्रकार के कैसीन इनसे पाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूकिन पाई जाती हैं। इनमें पाया जाने वाला मिठास जो है वो लैक्टोज के कारण होता है, ये भी एक अच्छा तथ्य है। दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणुओं में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोकाई फार्म प्रमुख हैं। तो ये पढ़ने में कभी कभी जुबान लड़खड़ाने लगती है। फिलहाल हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन कई बार आएगा लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में आएगा। अभी गैस पूछा गया है, आगे आप देखेंगे एक लिक्विड का नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो
थोड़ा सा सावधान रहना है। जैसे वो विटामिन सी पूछा जाता है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, कभी सही उत्तर हो सकता है नींबू, कभी संतरा, कभी आंवला, खट्टे फलों में से कोई भी हो सकता है जो ऑप्शन में है। तो उसी टाइप का ये हो सकता है। एसिटिलीन, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से किससे फल पकाए जाते हैं कृत्रिम तरीके से? इसका ऑप्शन है सी, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रयोगशाला में CaC और जल मिलाकर तैयार किया जाता है। ये सब नहीं पूछा है कैसे इसको तैयार किया जाता है। कार्बाइड का प्रयोग भी किया जाता है, तो ये आप जानते हो। कार्बाइड से ज़्यादा लोग परिचित रहते हैं। ये मतलब छोटे छोटे मतलब दुकानों पे गांव में अगर आप रहते हैं तो मिलता है, लोग खरीद के, केला बोए हैं, आम है, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। हालांकि गांव में मैंने देखा है कि लोग उस समय फल तोड़ के लाते हैं जब वो पकने वाला आता है। जैसे आम, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ आम के लिए अगर अपने घर पे हमने तोड़ के रखा है तो कार्बाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली पक जाता है। लेकिन बेचने के लिए समय से पहले तोड़ दिया जाता है तो वो पकेगा नहीं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये जो कृत्रिम तरीके। अच्छा, इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे आम देखने में पीले लग रहे हैं, पके लग रहे हैं, मीठे नहीं हैं, क्योंकि वो कच्चा ही था, उसके अंदर अभी मिठास आने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो ऐसा हो गया। कौन सा सत्य है? डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, TNT एक कीटनाशक है, RDX एक विस्फोटक है और LSD एक विषाणुनाशक है। देखें आपका उत्तर क्या है। सी है, RDX जो है, फिल्मों में तो ये नाम आपने बहुत बार सुना है, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते थे कि ये एक विस्फोटक है। और जर्मनी, इसे अमेरिका में ये नाम देते हैं, जर्मनी में ये कहते हैं, इटली में ये कहते हैं, इसे मतलब नहीं है। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पे। TNT है, इसका पूरा नाम ये है, विस्फोटक पदार्थ ये है, इसमें बम और हथगोला बनाया जाता है इससे। DDT जो है एक कीटनाशक है जिसे भारत सरकार ने पौधों पर छिड़काव पर रोक लगा दी है। पहले इस्तेमाल होता था, इससे बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान होने लगा तो सरकार ने रोक लगा दी। अच्छा, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है बताना है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि को, पीलिया आँख को, या फिर मधुमेह यकृत को। सब आप जान गए होंगे कि ऊपर नीचे मिलाया गया, लेकिन इनमें से एक सही भी है। अब कौन सा सही है आपको बताना है, फिलहाल मैं बता देता हूँ। निमोनिया जो है वो फेफड़ों में होने वाला रोग है। ये बहुत ज़्यादा ठंड लगने से हो जाता है। यह रोग प्रायः बच्चों में ही होता है। मोतियाबिंद कहाँ होता है आप जानते ही हैं, ठीक है, आँख में। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, रक्त का बनना बंद हो जाता है, इससे व्यक्ति के शरीर में पीलापन और कमजोरी महसूस होती है। मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन अग्न्याशय से निकलता है जो शरीर में शुगर की मात्रा बनाए रखने में योगदान देता है। इसके बाद पैथोजीन होना चाहिए था, जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। ये फैलता है आर्थोमिक्सोवायरस से, रीनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस या पोलियो वायरस। किससे फैलता है? यहाँ देख लेते हैं। बी, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, रीनो वायरस से फैलता है। पोलियो वायरस यह रोम निस्यादी विषाणु के कारण होता है। विषाणु मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और आंत में आश्रय लेने के बाद रक्त प्रवाह में जाता है, जिससे सर दर्द, बुखार, उल्टी, इस तरह के लक्षण होते हैं। ल्यूकीमिया एक धातुयुक्त रोग है और जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। पोलियो का वायरस जो है वो शरीर में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, दूषित भोजन से, थूक से, कुत्ते के काटने से। थोड़ा सा आप गेस करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये जो है ये विषाणु मुंह या नाक से के रास्ते शरीर में जाता है, खाना वाना खा रहे हैं वो दूषित उससे, और आंत में आश्रय लेने के बाद, अभी तो हमने पढ़ा, सिर दर्द और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है, एक बार पढ़ लेंगे, आपको सारी जानकारी तो वैसे मिल गई, एक बार पढ़ लिया हमने। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले, शायद इसी बीच बात है, मैंने जाना कि हमारे देश में फिर पोलियो के एक केस देखा गया था, उधर शायद असम में।
अगर आपने पढ़ा हो हाल में तो कमेंट करके बताइएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम पोलियो मुक्त हो गए थे ना, मैंने क्या बोला शुरू में, पोलिया पोलियो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इस पे निगरानी रखिएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली या आग्नेयाशय? बताइए। इसका सही उत्तर है पित्त एक पीलापन या हरापन के लिए एक क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत करता है, वहीं से होता है। इसमें जल पित्त वाला एसिड होता है, बाइल एसिड, और पित्तवर्धक तथा अन्य अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता। यह प्रत्यक्षतः किसी पोषक तत्व को विखंडित नहीं करता और आंत में वसा को विखंडित करने वाला एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये आपने पढ़ा है मेरे ख्याल से, अब पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल की स्नेह क्या है जी, स्फेनाइड अस्थि के सेलार्टिस, कितना टेढ़ा नाम हो जाता है कभी, सेलार्टसिका नामक गर्त में स्थित होती है। सिर्फ इसी को आप याद रखें, बाकी किस किस जगह पे कहाँ ये स्थित होती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये छोटी सी कहानी है जो सामने है, पॉज करके इसको आप पढ़ लेंगे, ये सारे तथ्य आपको दिख जाएंगे। बाकी पीडीएफ नोट तो आपको दी जा रही है, वहाँ से आप बार बार पढ़ेंगे। इसके बाद से खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? किससे हम खाद्य पदार्थों को चेक करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से, एसिटिलीन से, बेंजोइक अम्ल से या फिर सोडियम क्लोराइड से? इसका सही उत्तर है सी। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु या फिर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस अम्ल में खाद्य पदार्थ काफ़ी दिनों तक उसी अवस्था में बना रहता है। एसिटिक अम्ल फलों को पकाने में काम आता है, हमने देखा। सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है खाने का नमक है, NaCl। बाकी अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन या फिर पेप्सिन? इसका सही उत्तर है बी। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो है ट्रिप्सिन। अग्न्याशय के अंतःस्थलों में एमाइकेज, ट्रिप्सिन और ये माल्टोज, ये रेनिन, ये सब पाए जाते हैं। इतना बड़ा नाम है। और एमाइलेज और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। अच्छा, इसको मुझे अलग तरीके से पढ़ना चाहिए था। ये इसको पचाता है ठीक है, लाइपेज वसा को पचाता है, रेनिन दूध को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ये आपको बताना है और इसका उत्तर आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है जिसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो मुख्यतः मोटर गाड़ी के ईंधन के जलने पर निकलती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है और अंत में इससे आदमी की मौत हो जाती है। ये जानने वाली बात यह है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कण के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन, वर्णक और लोहा से बनता है। इसका मुख्य काम जो है वो रक्त संचालन क्रिया के दौरान फुफ्फुस से ऑक्सीजन को, उस नली से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देना, ये उसका काम होता है। और पुनः उत्तकों तक पहुंचकर ऑक्सीजन अलग हो जाता है, उत्तक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन अर्थात O2 के संचालन का कार्य करता है। तो एक छोटी सी बात है कहानी, ये आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? उसके शरीर से निकला है, बताना है। मोती, मूंगा, लाख, गूंद, बताइए। उसके शरीर से स्राव हुआ है, निकला है, इनमें से कौन सा वो है? इसका उत्तर है सी। लाख कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है।
भारत विश्व का 80% लाख पैदा करता है। लाख लक्ष्य कीट जो है ये लक्ष्य ग्रंथियों से द्रव के रूप में निकलता है जो सूख कर सख्त और ठोस बन जाता है। इसमें क्या क्या कितना कितना होता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड वो बनाने में, विद्युत कुचालक बनाने में। आपने देखा होगा एक कुछ ऐसा है जो ठोस हो गया है चिपक के, हल्का सा किस कलर का होगा, लाल से और गाढ़ा लाल, आप किसको क्या बोलते हैं उसको, एक कलर मैरून कलर का लगभग जो है वैसा दिखता है, उसी से बना होता है। ये वार्निश में, पॉलिश में और बाकी श्रृंगार के पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लाख है। इसके बाद जो फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? तापमान को कम करना, हिमपात को बढ़ाना, हिमायन को एक समान तापमान को बनाए रखना या फिर गलनांक को घटाना। ये थर्मोस्टेट क्या करता है? इसका काम होता है एक सामान्य तापमान को बनाए रखना, और अतः रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग तापमान का एक स्तर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ओजोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर, 1 मई। ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बाकी कहानी आप जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, वियना सम्मेलन 1995, ये ओजोन से जुड़े हुए हैं, पूछा गया प्रश्न। मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 24 अक्टूबर, और अच्छा ये 1 मई शायद होगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए तो ज़रा इसको देख लो, इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये 1 मई है। 1 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, और 15 अगस्त तो आपको पता ही होना चाहिए। इतना नहीं पता है तो थोड़ा सा इस समय रुक जाइए, पढ़ाई मत करिए, आराम कर लीजिए। लेकिन अगर पता भी है तो भी एक काम ये करिए कि एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया, अब व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, कमेंट में जाएंगे तो वहाँ भी हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप नंबर या लिंक मिल जाए। PDF नोट्स ले लीजिए, और जितनी बार हो सके, एग्ज़ाम कम बहुत करीब है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, बार 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 बार, इतनी बार रिवाइज करिए कि कोई सपने में कोई नाम ले या कोई आपस में बात कर रहा हो इस टॉपिक पे तो उसका उत्तर आपके दिमाग में आ जाए। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे तथ्य पूछे जा रहे हैं, बार बार इन्हीं चीज़ों को लेकर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। एक बार आपने अच्छे से तैयार कर लिया, काम बन गया, उसके बाद से आप धड़ाधड़ कोई भी PCS एग्ज़ाम देंगे, आराम से उसमें क्वेश्चंस दिखे नहीं कि आपको 1 सेकंड में उत्तर दिख जाएगा। और सिर्फ किताबों, मोटी मोटी किताबों में घूमते रहेंगे तो कहानियाँ याद रह जाती हैं, वो तथ्य भूल जाते हैं। ये दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक मत पढ़िए, दूसरी किताबें मत पढ़िए, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है? अगर PCS निकालना है तो ये तथ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।